अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम इन मैन, तो उसमें हमने लास्ट में जब हम पार्ट्स की बात कर रहे थे अमले तनफ़ुज़ या निज़ाम में जो सांस लेने का जो निज़ाम है उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें हमने 9 पार्ट्स की बात की थी। उसमें हमारे पास 8वें नंबर पे था एयर सैक और 9वें नंबर पे हमारे पास था एल्वियोलस। वहीं पे हमने एक और बात की थी कि हमारे पास जो नाली है, सांस की नाली जिसे हमने ट्रैकिया कहा था, तो ट्रैकिया डिवाइड होती गई थी। जब वो सीने के अंदर जा रही थी तो वो आगे जाके डिवाइड हो गई थी इनटू ब्रोंकस। 2 शाखें जो थी, ब्रोंकस मोटी थी, वो जो नालियाँ थी उनको हम ब्रोंकस कह रहे थे। ब्रोंकस जब हमारे लंग्स के अंदर इंटर हुई थी तो वो मज़ीद जो है माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हुई थी, जिन ब्रांचेस का जो डाया था वो कितना था, 1 मिलीमीटर था। उन ब्रांचेस को क्या नाम दिया था हमने, ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया था। तो यहाँ मैंने हमारे जो लास्ट लेक्चर की लास्ट वाली स्टेज की जो पिक है वो मैंने आपको यहाँ पे शो की हुई है कि ये ब्रोंक्यूल्स जो था, ये ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली जाके ओपन हो जाता है एक सैक के अंदर। इस सैक को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एयर सैक का नाम दिया हुआ है। ये क्या है, मुख्तलिफ जो है मल्टीपल बलून टाइप स्ट्रक्चर्स है। और अगर सिंगली एक बलून को हम देखें तो सिंगली इस एक बलून को हम नाम देते हैं एल्वियोलस का। तो हमारा जो लंग है वो इंटरनली तौर पे उसके अंदर बहुत सारी जो है बलून टाइप, गुब्बारे टाइप जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम एल्वियोलस या एल्वियोलाई का नाम देते हैं। ये किस लिए प्रेजेंट है, ताकि जो सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसको इंक्रीज करने के लिए, कि जितने ज़्यादा जो है लंग का सरफेस एरिया होगा तो उतना ही ज़्यादा जो है गैसेस एक्सचेंज होगा। तो इसलिए लंग की जो दीवारें हैं या जो लंग की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर मुख्तलिफ बलून टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम नाम देते हैं एल्वियोलाई का। तो ब्रोंक्यूल जो है, ब्रोंक्यूल जो था जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर था, ये जाके ओपन हो जाता है एयर सैक के अंदर। एयर सैक क्या है, एक कंबाइंड तौर पे देखा जाए तो मुख्तलिफ जो एल्वियोलस हैं, एल्वियोलस का एक जो ग्रुप है उसको हम नाम दे देते हैं एयर सैक का। एयर सैक हमारे पास नंबर 8 पे था और नंबर 9 पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, एल्वियोलस थी। अब एल्वियोलस की बात करें, अगर हम यहाँ से एक सिंगल एल्वियोलस को बाहर ले आए अपनी डायग्राम में, यहाँ से बाहर ले आए, ये जो गुब्बारा दिखाया गया है यहाँ पे, ये एक सिंगल एल्वियोलस दिखाया गया। तो एल्वियोलस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है हवा लेते हैं अपने थ्रू नाक, जो है नाक के थ्रू जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर क्या जा रही है, बेसिकली ऑक्सीजन जा रही है। तो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से इंटर हुई, फिर चली गई हमारे फेरिंग्स और लेरिंग्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, अल्टीमेटली ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक से होते हुए वो वाली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे पहुँच गई, अब वो ऑक्सीजन अब एल्वियोलस के अंदर पहुँच चुकी है। अब ये एल्वियोलस ही वो साइड है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होनी है। लंग के अंदर हमने कहा कि लंग्स जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन लंग्स के अंदर कहाँ पे, ये जो एल्वियोलस हैं या एल्वियोलाई है, वहाँ जाके ये गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, या वहाँ जाके सारा जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो हो रहा होता है। एल्वियोलस के गेट देखें तो यहाँ पे आपको खून की नालियाँ नज़र आती हैं। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है पूरी बॉडी से हमारे लंग्स की तरफ, सॉरी, ये हार्ट से हमारे लंग की तरफ जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई कर रही है। जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुँचता है तो उसके बाद जो है फिर जो है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। वो किस तरह से होगी, गैसेस एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होती है, तो वो पॉसिबल होती है थ्रू रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, ये जो एल्वियोलाई है इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन है, इसकी जो दीवार है
और इसके साथ ही ये जो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, इसकी दीवार, ब्लड कैपिलरी की ये वाली दीवार और एल्वियोलाई की ये वाली दीवार, इन दोनों दीवारों को कंबाइंडली तौर पे हम क्या कह देते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कह देते हैं। और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ही वो साइड है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है इन द लंग्स। यहाँ से गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था थ्रू हार्ट, इसके थ्रू जो है CO2 जो है वो चली जाती है एल्वियोलस के अंदर, और एल्वियोलस से जो ऑक्सीजन है, एल्वियोलस जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो हमारे ब्लड में आ जाती है। और यहाँ से जो वेन्स है वापस, जिनको हम पल्मोनरी वेन्स का नाम देते हैं, या लंग्स के थ्रू जो वेन्स जा रही हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन्स का। ये ऑक्सीजन कैरिंग वेन्स होती हैं और ये ब्लड को कहाँ पे ले जाती हैं, हमारे हार्ट की तरफ ले जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नॉर्मली तौर पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली तौर पे जो वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक टाइप वेन्स की ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और वो कौन सी है, वो पल्मोनरी वेन्स की है, जो हमारे लंग्स से निकल के हमारे दिल की तरफ जा रही हैं। क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं ब्लड को। ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है हमारे ब्लड का वो कहाँ पे फुलफिल हो रहा है, हमारे फेफड़ों के अंदर। तो हमारे फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं हमारे ब्लड को, और वो वाला जो ब्लड है वो किस वेन के थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू टुवर्ड आवर हार्ट। और जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था हमारे लंग्स की तरफ, वो कौन सी नालियाँ जो हैं लेके आ रही हैं, वो आर्टरीज लेके आ रही हैं। और इन आर्टरीज को हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी का लफ्ज़ क्यों यूज़ करते हैं, लंग्स की बेस पे यूज़ करते हैं। और ये वाली आर्टरीज वो हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। वैसे नॉर्मली तौर पर बाकी जितनी जिस्म की जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, क्योंकि वो हार्ट से जो है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं टुवर्ड्स आवर बॉडी, ARS जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है, सिर्फ इस एक आर्टरी को छोड़ के जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स को प्रोवाइड कर रही है फॉर द ऑक्सीजन सैचुरेशन। अगर बात करें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ऐसी कौन सी खसूसियात हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो कि गैसेस एक्सचेंज को फुलफिल कराने में हेल्प आउट करती हैं, तो तीन जो है बेसिकली जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम अपने जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ले आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो इसका जो सरफेस एरिया है, अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, तो आप देखें कि जितना जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया कम है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज जो है वहाँ से कम हो जाएगी। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए जो ह्यूमन के अंदर जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, उनकी दीवारों के अंदर गुब्बारे टाइप जो स्ट्रक्चर्स हैं, मल्टीपल एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स हैं। कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, 300 मिलियन एल्वियोलाई सैक्स जो है वो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ये क्यों है प्रेजेंट है, ये 300 मिलियन जो एल्वियोलाई क्यों प्रेजेंट है वहाँ पे, ताकि जो सरफेस एरिया है लंग का उसको इंक्रीज़ किया जा सके। नॉर्मली तौर पे लंग्स जो है हमारा एक छोटा सा थैला है, गुब्बारा है जो हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो अगर ये एल्वियोलाई ना हो, सिंपली वो एक प्लेन जो है सरफेस हो उसकी, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा। तो इस सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना है हमने, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसें एक्सचेंज करनी है। क्योंकि ह्यूमन जो है वो एंडोथर्मिक है, कि हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद ही रेगुलेट करना है थ्रू टेम्परेचर चेंजेस, या जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है या डिफरेंट जो पर्पजेज हैं उसके लिए हमने अपनी बॉडी को खुद ही रेगुलेट करना है, ना कि हम एक्सोथर्मिक हैं। एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, जो कि अपनी बॉडी को खुद रेगुलेट नहीं करती, बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो उनको रेगुलेट करवाता है, या मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं वो रेगुलेट करवाते हैं। लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या है, हमारे पास एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मीन्स उसने खुद ही रेगुलेट करना है सारा प्रोसेस। तो इस रेगुलेशन में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है बॉडी को, प्रॉपर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये वाली ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को मिलती रहे, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे जो लंग्स है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना होता है।
और ये सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करते हैं? थ्रू एल्वियोलस। कि एल्वियोलस जो मल्टीपल एल्वियोलस हैं, अबाउट 300 मिलियंस एल्वियोलस जो हैं, गुब्बारे जो हैं छोटे छोटे, वो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो गैसेज एक्सचेंज है वहाँ पे वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो गैसेज एक्सचेंज भी ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम होगी। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो वेटनेस आ जाती है कि अगर दीवारें, जो फेफड़ों की दीवारें हैं, अगर वो वेट होंगी, गीली होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो रही है वो भी ज़्यादा फास्ट होगी। और अगर दीवारें जो है खुश्क हैं तो गैसेज एक्सचेंज भी कम होगी। इसकी एग्जांपल आप देख लें अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म क्या है? वो एक अपना अर्थवर्म किंगडम एनिमिलिया में अगर आपने पढ़ा हो तो अर्थवर्म आपने देखा होगा, वो भी अपनी जो सरफेस है उसको क्या करता है? वेट रखता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नंबर थर्ड पे बात करें तो पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो भी काफ़ी हद तक जो है इस प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। फर्ज करें यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का जो प्रेशर है 100 mmHg है, और ऊपर वाली साइड पे देखें तो अगर वहाँ पे है 20 mmHg, तो प्रेशर डिफरेंस कितना बन जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 80 mmHg बन जाएगा। तो इस ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड की तरफ आ जाती है थ्रू लंग्स। और अगर इस प्रेशर डिफरेंस को कम किया जाए, अगर यहाँ पे 100 था और यहाँ पे अगर हम 80 कर दें तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। तो जितना प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा तो गैसेज एक्सचेंज भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास थे तीन फैक्टर्स। नंबर 1 पे हमारे पास एरिया था, नंबर 2 पे हमारे पास जो वेटनेस ऑफ वॉल्स है, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। ये तो हम बात कर रहे थे लंग्स की। वैसे अगर बाहर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस डिफरेंस की वजह से जो ऑक्सीजन है वो हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू इंटर हो जाती है ज़्यादा अमाउंट में। अगर ये वाला डिफरेंस भी उसी तरह से कम हो जाए, जैसे हम रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की सरफेस में बात करें, तो फिर भी ऑक्सीजन की जो एंट्री है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह हमारी जो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, अगर वहाँ पे जो उसकी दोनों साइड्स में ये जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है ऑक्सीजन का, अगर ये मिनिमाइज कर दिया जाए तो गैसेज एक्सचेंज जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाती है? डिमिनिश हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इसीलिए क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी को कि वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है उसको मेंटेन करना होता है, उसको ज़्यादा रखना होता है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से हमारे ब्लड की तरफ लेके आया जाए, ताकि वो जो ब्लड है वो फिर हार्ट की तरफ सप्लाई किया जा सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तीन फैक्टर्स थे रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की करैक्टरिस्टिक्स में। नंबर 1 पे एरिया है, नंबर 2 पे हमारे पास वेटनेस ऑफ वॉल्स है, और नंबर 3 पे हमारे पास क्या था? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में आई थिंक इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद जो है डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू।